Okay, so good evening everyone. This is RK Mehta. Welcome to RK Education बैच कोड RKM 059 टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस का आज पार्ट 1 यानी कि डे 1 है 26 जुलाई 2021। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है ज़रूर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी कोई क्लास मिस हो गई है, छूट गई है गलती से चाहे जानबूझ करके, ठीक है, मधु टाइप, तो बेटा वो बच्चे, हाँ ये मधु का तो एक ही वो रहता है कि सर मेरा इंटरनेट का इशू है, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई बच्चा जिसका ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से क्लास उसकी मिस हो जा रही है, तो वो बैकअप क्लास ले लेना मेरे से, ठीक है। लेकिन आदत मत डालना इस चीज़ की, सर तो दे ही देते हैं, ऐसा नहीं होता, दे ही देते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। कंडीशनल होता क्या है, आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंडीशनल क्या चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जब भी हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, अरे ये कौन आया, नहीं, हाँ, जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो दो प्रकार का होता है। कितना? दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है जो हमारे रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है और दूसरा होता है जो अनरियल एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। एक रियल एक्शन और एक अनरियल एक्शन, ठीक है। अच्छा, रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड का मतलब क्या है? रियल एक्शन कौन से वर्ब, कौन से सेंटेंस होते हैं जो सच में हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसी कोई भी बात है। जैसे सुरभि खाना खा रही है, वो पढ़ाई कर रही है, किरण टीवी देख रही है, डेजी कंचे खेल रही है, स्वाति गाना गा रही है, कोई भी ऐसी बात, ठीक है। वो कल मार्केट गई थी, ठीक है। काजू कभी कभी क्लास लेती है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जो रियल है, तो ऐसे सेंटेंसेस को रियल एक्शन कहते हैं, यानी जो सच में हो रहा है। अनरियल वो सेंटेंस होते हैं जहां पे वो चीज होती नहीं है लेकिन हम उसको होने की संभावना बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ अनरियल का। एक एग्जांपल देखो, अनरियल का मतलब हो गया इमेजिनरी। क्या हो गया? इमेजिनरी। ऐसा भी ये बताओ, आवाज तो क्लियर है ना मेरी? एक बार ठेंगा दिखा देना, आवाज तो ठीक से आ रही है ना? एक बार ऐसे करते, हाँ ठीक है, फिर तो सही है। ऐसा ना हो कि पूरी क्लास खत्म हो जाए और आखिरी में पता चले जब आवाज ही नहीं आती, है ना। चलो, तो क्या कह रहा था मैं? अनरियल का मतलब किस तरीके के सेंटेंस होते हैं कि अगर वो यहाँ होता तो उसकी मदद जरूर करता, उसकी जगह मैं होता तो सारे आंसर दे देता। अगर उसने टाइम पे माइक ऑफ कर लिया होता तो 111 लोगों तक पता नहीं चलता, ठीक है। अगर वो बचपन का प्यार नहीं भूली होती तो ये गाना नहीं बनता जो आजकल ट्रेंड में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप ये कंडीशन डाल दो, कोई भी अगर मगर कोई भी ऐसी बात, दैट इज कॉल्ड आर कंडीशनल। ये देखो, राम बाबू समझ गया, मधु प्रजापति समझ गए। तुम लोग बेटा करंट अफेयर ज्यादा देखते हो लगता है, हाँ? वो जो छोटे बच्चे का आजकल ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, बचपन का प्यार गजब है यार। चलो, तो रियल एक्शन के ऊपर अगर कोई भी सेंटेंस चलता है तो ये तीन टॉपिक पे पकड़ बना लो, रियल एक्शन आपका खत्म। कौन कौन से टॉपिक है? तो टेंस, वॉइस और नरेशन। ये तीन टॉपिक पे अगर आपकी पकड़ बनी हुई है, अगर आपकी ग्रिप है इन तीन टॉपिक के ऊपर, देन आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाओगे। अनरियल के लिए सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, आपका बेड़ा पार है, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है? शुरू करें फिर। चलो एक बार नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से लिख लो, लिख लो तो ठेंगा दिखा देना। हो गया, हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। आज वो कहाँ रह गई थी? क्या नाम है? एक सेकंड, मोनिका आज दिख नहीं रही है। तो मोनिका कहाँ गई? मोनिका, एक सेकंड बच्चों, होल्ड करें जरा। भेज तो दिया इसको, ये देखो अब आई है। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कम ही लग रही है। हाँ जी सर, ये वाले बच्चे कम कैसे लग रहे हैं? चलो मोनिका इज माय स्टूडेंट। और एक और एग्जांपल, आई विल श्योरली हेल्प हर
इफ शी कम्स टू मी। ठीक है, ये 2 एग्जांपल लिया हमने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत कॉमन से 2 एग्जांपल हमने रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में पढ़िए कितनी बार वर्ब आ रहा है, तो सर एक ही बार आ रहा है, वो भी कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाला ही आ गया। ओके, सेकंड में कितनी बार वर्ब आ रहा है, तो सर 2 बार आ रहा है, एक हेल्प और एक कम। ठीक है, ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई है कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, यानी यहाँ से आता है एक सेंटेंस है, यहाँ से आता दूसरा पार्ट है, तो सेंटेंस का ऐसा पार्ट यानी सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, उसे क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो ये एक क्लॉज हो गया और ये क्लॉज हो गया, दोनों अपने अपने आप में क्लॉजेज हो गए। इतनी बात तो क्लियर है, बोलो यस, क्लियर है, ठीक, याद रहेगा या बचपन के प्यार की तरह भूल जाओगे, चल याद रहेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये क्लॉजेस की कहानी क्लियर है आप लोगों की, बेटा तुम बड़े समझते हो हैं ठन्नी, मुझे ज्यादा ही कुछ समझ में आता है। अब देखो क्लॉज भी हमारे 2 थे, क्लॉज भी हमारे 2 प्रकार के थे, एक था डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज हमारे कौन से होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो इनकम्प्लीट मीनिंग कैरी करते हैं, जो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग कैरी करते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग कैरी करते हैं, यानी कि जिनकी ये प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आई विल श्योरली हेल्प हर, सिर्फ मैंने अगर इतना कह के छोड़ दिया कि आई विल श्योरली हेल्प हर, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे अपने आप में प्रॉपर मीनिंग आ रही है, यहाँ पे मैं उसकी जरूर मदद करूंगा, आई विल श्योरली हेल्प हर, तो ये प्रॉपर मीनिंग आ रही है, प्रॉपर मीनिंग आ रही है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्लॉज, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इफ शी कम्स टू मी, सिर्फ इतना अगर हम कह के छोड़ दें, अगर हम सिर्फ ये बोल के छोड़ दें कि अगर वो मेरे पास आती है तो इतना कह के छोड़ दिया, तो एक सस्पेंस आ गया, डाउट आ गया कि इसके आगे का क्या है, तो यानी कि ये सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, पूरी तरीके से इस वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, एक बार ठेंगा दिखा दो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कहानी आपको समझ में आ गई है, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा टाइप का और होता है, अभी यहाँ पे आपको आगे बता देता हूँ। छोटी सी बात यहाँ समझिएगा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसे मेन क्लॉज भी बोला जाता है और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है, जल्दी लिख लो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन या प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बाय द वे ये शर्ट कैसी लगी, ये दूसरी है, दिखाता हूँ थोड़ा सा ये डिफेंस विंग वाली है, वो बैक साइड में भी है, बहुत बड़ा छपवा है लोगो इसमें, अच्छी है ना, आपने तो देखी होगी फोटो में। ये यादव सर डिफेंस की भी क्लासेस चल रही है, आपको पता है, फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही है। आप में से कोई भी बच्चा अगर नियर मुखर्जी नगर के आसपास रहता है, नियर बाय, और अगर उसको फिजिकल ट्रेनिंग का कोर्स करना है, ज्वाइन करना है, जरूरी नहीं है कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ही आपको ज्वाइन करो, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फिजिक्स ठीक करनी है, आपको अपनी फिजिकली सब कुछ तंदुरुस्त रहना है, रनिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा किसी की गाइडेंस में रह करके, राइट, या फिर आप ज़्यादा मोटे हो गए हो, थोड़े से लग रहा हो कि मैं मोटी हो गई है, अगर मेंटेन रखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा इसका कलर भी थोड़ा सा ऐसे वाइट से वैसा कर दिया है, तो मेरी कार की कलर का। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। तो मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट को ही मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस 3 प्रकार के हमारे पास आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। ठीक है, देखो सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि एक अकेला अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं पे लिखा होता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड होता है इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स होता है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। जल्दी से नोट कर लो फटाफट, लिख लिया। डन, दिखा दो एक बार टेंगा। तो ध्यान रखना थोड़ा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा कंपाउंड बताया सर ने, कौन सा कॉम्प्लेक्स बताया। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए पहले क्लियर कर दूं कि एक इंडिपेंड और डिपेंड अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो, टेढ़ा हो जाना, कुछ चीज का मुश्किल हो जाना। ठीक है, और कंपाउंड जो आपने पढ़ा होगा कि नाउन प्लस नाउन मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन बनते हैं, उसी तरीके से सेंटेंस प्लस सेंटेंस इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, अच्छी ट्रिक है। चलो ध्यान रहेगा सबको या भूल जाओगे बचपन के पैर की तरह? नहीं, चलो। आज मैंने ये गाना सुना, मैं पता नहीं कैसे वो चल गया था किसी यूट्यूब पे ही अपने आप ही। अरे भाई साहब, छोटे से बच्चे का खूब वायरल हो रखा है, तगड़ा बचपन का। किसी कोई मैडम जबरदस्ती गवा रही है उससे, अब वो गा रहा है। मैडम में भी बड़े मौज लेती है स्कूलों में। चलो आगे चलते हैं। अब ये 3 टाइप के सेंटेंस थे, एक तीसरा मैं दे देता हूँ यहाँ पे। शी lives in Delhi and her friend lives in Jaipur। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से। मोनिका इज माई स्टूडेंट, यहाँ पे एक अकेला है सेंटेंस, तो अकेला है तो हम इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल हो गया। दूसरे पे आते हैं, अगला, इफ I will surely help her if she comes to me, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई ना चीजें। और यहाँ पे शी लिव्स इन दिल्ली, हर फ्रेंड लिव्स इन जयपुर, दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। कौन सा हो गया, तो कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो ये टीचिंग एग्जामिनेशन में कई बार इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं कि फाइंड आउट करके दिखाओ कि इनमें से सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? शाबाश। ओके, तो बेटा आज ध्यान रखना, आज की क्लास में जो हम सीख रहे हैं, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, वो सब कुछ सिर्फ इस पे चलेगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स का बनता है, कंपाउंड का नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि कंडीशन का मतलब ही क्या है, हिंदी में कंडीशन मतलब शर्त। ठीक है, जैसे मान लो कि मोनिका ने कुछ कहा, वैसे मधु का ही देता हूँ, ये एक दिन में मेरे पास 500 बार मैसेज करती है, सर बैकअप, सर बैकअप, बैकअप। मैं परेशान फिर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो इसने कहा कि सर बैकअप दे दो, अब मैं कहता हूँ मैं तुम्हें बैकअप दूंगा लेकिन मेरी शर्त है। ठीक है, अब वो शर्त जो मैंने कंडीशन डाल दी है कि भैया 50 रुपए लूंगा, तो वहां पे जब तक मैं उसके आगे वाला पार्ट नहीं बोलूंगा तब तक इनको समझ नहीं आएगा कि वो शर्त क्या है। यानी कहीं ना कहीं एक अपनी कंडीशन डाल दी कि भाई ये है कंडीशन। ठीक है, शाबाश। ये एक दिन में मेरे पास 50 बार मैसेज करके याद दिलाती है। मैं बस बोल दूं ना कि बेटा 4 बजे याद दिलाना, तो एग्जैक्ट 4:01 नहीं होता, इसका मैसेज टक से आता है, जैसे 4 बज गया, आपने बोला था याद दिलाने को। अरे भाई साहब, इतना पंक्चुअल तो मैं भी नहीं हूँ, घड़ी भी, मेरी अलार्म क्लॉक भी इतनी पंक्चुअल नहीं होती है, वो भी 1 आध सेकंड आगे पीछे होती है, लेकिन ये नहीं होती कभी आगे पीछे, एकदम पंक्चुअल। चलो आगे बढ़ते हैं। वो गाना तुम पे सूट नहीं करेगा, इसका मतलब बचपन का ये याद रखती है सब कुछ। ओके, अब देखो कंडीशनल में हमने बात कह दी कि जो चीजें शर्त रखने वाली हो उसे कंडीशनल कहा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन से वे में लिख लीजिएगा जरा, कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल
इन कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे लिख लो, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जितना भी रूल होता है, नियम कानून होते हैं, वो सारे लिख लो। चलो शुरू करते हैं। फिर देखो, इन सब के लिए जो कीवर्ड होता है, कंडीशनल नॉर्मली वैसे तो बहुतों से बनता है, कंडीशनल वैन से भी बनता है, कंडीशनल हमारा अदर वर्ड से भी बनता है, बहुत से टर्म्स हैं, लेकिन उसमें से एक मेन वर्ड होता है, जो होता है कौन सा, तो हमारा इफ। आपने सुना होगा, इफ होता है एक वर्ड जिसमें कि हम यूज करते हैं, तो हम फिलहाल अभी उसको यूज करते हुए बना रहे हैं। लिखो जरा, एक साइड हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी तरफ लिख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 1, अगर इफ के साथ वर आ रहा है तो क्या आएगा? अगर इफ के साथ हैड आ रहा है तो क्या आएगा? नंबर 3, अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है तो क्या आएगा? अगला, इफ के साथ इज एम आ रहा है, इज एम आर, अगर ये आ रहा है तो क्या आएगा? अगर इफ के साथ हैज या हैव आए तो क्या आएगा? अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आए तो क्या आएगा? और आखिरी, अगर हो इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या आएगा? चलो लिखो, अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या आएगा? उतार लिया? चलो लिखते जाओ फटाफट साथ साथ में। इफ के साथ वर है तो दूसरी लाइन में, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जल्दी से लिख लो। आज सोनू नहीं आया, इसमें तो गाने बन रहे भैया, आज गायब है आज सोनू। सर प्लीज मेंशन टाइप ऑफ क्लॉज विद दिस चार्ट। ओके, और ऊपर क्या लिखा हमने? टाइप ऑफ क्लॉजेस, ये पूरा लाइन डिपेंडेंट क्लॉज है और ये पूरी लाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जिस लाइन में हमारे पास कंजंक्शन आता है ना, इफ है, व्हेन है, सपोज है, अनटिल है, अनलेस है, इन केस है, ऐसा कुछ भी आ जाए, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हो गया? लिख लिया? इतना जल्दी बोलो, अभी दिखाते हैं। सर लाइक 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 मैं समझा नहीं। लिखा तो है, ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तो लिखा है मैंने सबके आगे। ओ एक सेकंड मैं ना तुम्हारी आवाज लौटा देता हूँ, तुम समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम कहना क्या चाहते हो। एक मिनट, अब पूछो मोनू, बोलो। Yes, sir. Sir, in books, it is given clause 0, type 1, type 2, type 3. क्लॉज मतलब बुक्स में ये गिवन होता है, 0 क्लॉज 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और जैसे आपने देखा, मैंने आपने 7 के 7 आपने सभी को इकट्ठा कर दिया, बट उसमें जैसे आपका इफ प्लस वर है ना, तो वो 0 में मेंशन किया हुआ है। टाइप 1 जो है उसमें इफ प्लस हैड है, तो इस तरह से भी कुछ डिफरेंशिएट किया जाता है क्लॉजेस को।
ओके ओके, जी ये ना उसमें 3 तरह के दिए होंगे, है ना, 3 या 4 आई थिंक दिए होंगे, एक एक्सेप्शन दे करके, यस सर राइट। मैं 4 बताता हूँ 0 1 एक्चुअली, 2 3। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। सुनो ध्यान से, ये ऐसा सवाल आपने पूछा है जिसका जवाब जो मैडम उसको पढ़ाती है ना वो भी कंफ्यूज होकर के ही बताएगी। अब ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों है। इंग्लिश के अंदर जब भी कंडीशन आता है ना, इफ की कोई बात या कोई भी कंजंक्शन, तो उसके साथ वॉज नहीं आ सकता, वॉज नहीं आता, हमेशा वर आता है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, यू, दे, कुछ भी आता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन चलता है कि इसके साथ वॉज नहीं, अब क्यों नहीं आता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि बेटा रट लो, आज तक हुआ है कभी? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, वो मैं सिखाता हूँ, ये भी मैं हाँ सिखाऊंगा, जी सर। ठीक है। तो अब ये इफ के साथ वर ही क्यों आता है वो आप उसका वेट करो, बताऊंगा। तो ये एक एक्सेप्शन रूल बता करके इसको टाइप 0 कर दिया गया है ताकि इसको वॉज के साथ बच्चा कनेक्ट ना करे, ठीक है। फिर टाइप 2 में पॉजिटिव दिखाया गया होगा कि हैज या हैव आता है या हैड आता है, लेकिन देखना वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, वहाँ हैड या हैव या हैज लिखा होगा लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी सर वो किताब के ज्यादा अंदर। कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक सो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ये बच्चे चार्ट कर लेते हैं तो दिस विल बी इजी। हाँ वो हो सकता है, अपने वो अपने अकॉर्डिंग सभी करते हैं। तो मेरे हिसाब से जी ऐसे अगर बच्चे को पढ़ा दोगे तो उसको सब क्लियर हो जाएगा कि ये 7 टाइप के होते हाँ हैं, जी अपने सर। अकॉर्डिंग कर लेंगे हाँ बच्चे जी सर। इजीली, राइट। चलो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कुछ सवाल मन में आपके आने चाहिए और उसके जेन्युइन कारण भी है कि ऐसा कैसे। देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, पहला सवाल कि सर इफ के साथ प्रेजेंट है, इफ के साथ पास्ट है, सॉरी इफ के साथ पहले पास्ट है, इफ के साथ प्रेजेंट है, बट इफ के साथ फ्यूचर क्यों नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोग टीचर बनने वाले हो इसलिए डिटेल में सिखा रहा हूँ। इफ के साथ प्रेजेंट आ सकता है, इफ के साथ पास्ट आ सकता है, तो फ्यूचर क्यों नहीं आ सकता? पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो सकता है कि सर अगर ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तीनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? ये भी तो एक जैसे होने चाहिए। अगर ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तीनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? ये भी तो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो असल में अब बात क्या होती है वो सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो तीनों एक है तो ये तीनों अलग नहीं है, वो भी एक ही है, लेकिन मैंने खोल के लिखा है, खोल के लिखा है इसलिए वो आपको अलग अलग दिख रहा है। तो अभी मैं आपको पहले ये सारी की सारी बातें क्लियर करता हूँ, देन फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनिएगा। एक अच्छा सा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं गर्वित से। ये अपना प्यारा, और इस बार मेरी ड्राइंग अच्छी बनी है, देखो ये अपना गर्वित। अब मान लो इसका हो गया सिलेक्शन, अब ये सिलेक्शन हो गया बढ़िया एकदम मस्त, 5 स्टार होटल में इन्होंने सर कहा सब पार्टी देंगे सबको। इसने मेरे को फोन किया कि सर पार्टी है आ जाओ, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत मौज वाली बात हो गई, मौज कर दी लौंडे, ठीक है। तो अब जो है मैंने कहा कि भाई अकेले आना है या ये बच्चों को भी लाना है क्लास के? तो ये क्या कहता है, हाँ सर ले आओ, ये गरीबों को भी ले आओ, ठीक है, मतलब ऐसा कह रहा है गरीबों को भी ले आओ। मैंने कहा बेटा तू बताता हूँ तुम्हें, एक गरीबी बताएंगे तेरे को। तो बोला सर गरीबों को भी ले आओ। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो है इसने कहा कि सर मेट्रो वेट्रो से मतलब अपनी गाड़ी से मत आना, मेट्रो से आना, मेट्रो से थोड़ी दूरी का रास्ता है। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग, ये मेट्रो है, ठीक है, यहाँ पे हम उतर गए मेट्रो से। अब हम मेट्रो से उतर गए, अब हमने इसको फोन करके पूछा भाई कहाँ आना है? इसने कहा बस सर थोड़ी थोड़ी दूर है, पैदल 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो 5 मिनट लगेगा, पैदल पैदल आ जाओ। हमने कहा ठीक है। हम 5 मिनट तक पैदल चलते रहे, कहीं मिला ही नहीं इसका घर। ये सारे बच्चे जो है 4 दिन की भूख हड़ताल पे थे, क्योंकि इसको पता था ना कि पार्टी होने वाली है, तो इसलिए 4 दिन से बच्चे कुछ खाए पिए नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। फिर मैंने फोन किया भाई कहाँ हो? तो कह रहा सर थोड़ी दूर है, बस बस 5-7 मिनट और लगेगा। फिर ऐसा करते हुए हमसे ये 2 से 3-4 किलोमीटर चलवा लिया। फिर हमें बहुत गुस्सा आया एकदम, भाई साहब मिल गया ना एक बार, इसको मारेंगे रैपट ही रैपट, झूठ बोलता है पागल आदमी, ठीक है। तो फाइनली बहुत दूर जाने के बाद हमको इसका घर दिखाई दिया, ठीक है। मेरे को घर बनाना नहीं पा रहा था, इसलिए झोपड़ा सा बना रहा हूँ, 5 स्टार झोपड़ा, ठीक है। तो अब इसका घर मिला, तो फाइनली मन में तो आया कि जाति गर्दन मरोड़ दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसा ना हो कि हमने जाते डांट मार दिया और इसे भगा दे, मैं नहीं जानता इन्हें, भगाओ इसे। फिर तो बेटा हो गया हमारा, भूखे आए भूखे गए। इससे अच्छा है पहले खाओ पियो मौज लो, उसके बाद कुछ करना, ठीक है भाई। हमने सब खाया पिया ठूसा।
उसके बाद जो है अब राम बाबू की पिनक गई, एकदम सड़क गई, खोपड़ी घूम गई, लेट तेरे चक्कर में जो इतना पैदल चलना पड़ा। बोला अब तो खा पी लिया, अब डांटते हैं। मैंने कहा जा बेटा डांट। डांट किया। ये गया गर्वित को जाकर के बोलता है ये लाइन, इफ वी हैड known the distance of your house, we would take a taxi। ठीक है, कि अगर हमें पता होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है तो हम टैक्सी से आ जाते। बता यार, इतना पैदल चलवा लिया। इतना बोला ही था कि गर्वित ने अपने 2 कुत्ते पीछे लगा दिए इसके। 2 कुत्ते, शेरू और डॉगी, कुछ भी ऐसा है। 2 कुत्ते एकदम इस तरीके से मस्त वाले पीछे लगा दे। जा बेटा घर छोड़ गया अंकल को। अब भाई साहब राम बाबू आ गया, चप्पल भी हाथ में ले रखी है, पहन इससे पहले चप्पल पहनता, कुत्ते पीछे लग गए। तो वो बेचारा भगा भगा। मैं समझदार बैठा था, मैंने देखा भी गाजर का हलवा अभी खुला नहीं है। वो पागल आदमी, बेचारे को पता ही नहीं था गाजर का हलवा बचा हुआ है, अभी तक खुला नहीं है स्टॉल। मैंने कहा भाई पहले खाएंगे, उसके बाद भागते हुए इसको डांटेंगे, कहीं कुत्ता फिर लगा दे पीछे। एक डेमो तो हो गया ना, पता चल गया कि भैया बोलने में क्या मिलता है ना। राम बाबू फंस गया बेचारा। फाइनली इसका सही आंसर क्या बना देखो, इसके साथ यहाँ पे we would have taken a taxi होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल वही तो सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं ना। तुमने गलत बोला तभी तो कुत्ता पीछे पड़ा, सही बोलते तो थोड़ी पड़ता। तो इफ आया, हेड आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इफ के साथ हेड, तो इफ के साथ हेड यहाँ भी है और लास्ट वाले में भी है। लेकिन फर्क क्या है कि लास्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये चीज यहीं पे देखनी थी हमको कि इफ के साथ हेड आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो देखो इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट वाले को, तो दूसरी लाइन में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो वुड है प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा वुड हैव टेकन अ टैक्सी। इस तरीके से क्लियर हो गया। तो ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। आप चाहे ये फाइंड द एरर में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक में आए, चाहे इंप्रूवमेंट में आए, किसी प्रकार से आए, रूल यही चलेगा। ठीक है, गति पे चाहे डिपेंडेंट क्लॉज रहे चाहे इंडिपेंडेंट, नियम सेम रहे। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कि ये जो पीछे था इस साइड का सेम है तो ये अलग क्यों, ये सेम है तो ये अलग क्यों, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप लोग वो लेवल पकड़ सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई छोटा बच्चा है तो हो सकता है उसको दिक्कत हो समझने में। देखो पहले है वाला सिखाता हूँ। दे हैव बॉट अ कार। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया है, अभी आपको जस्ट याद आ जाएगा फट से। देखो दे हैव अ कार, ठीक है, दे हैव बॉट अ कार और दे हैव अ कार। आप में से कोई बता सकता है टेंस कौन सा है? ऊपर वाला सिंपल परफेक्ट टेंस है, नीचे वाला सर टेंस है। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही सर सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट, ये सर सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हैज है। चलो बढ़िया, सिंपल प्रेजेंट रहेगा। बहुत अच्छे। तो आपको ये चीज पहले से सीखी हुई है आपने कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये मेन वर्ब रहेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब बन जाता है। बता रहे हैं पहले से। हाँ जी सर, बहुत साफ बन जाती है। हाँ ये तो जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप। तो गो वेंट गॉन और इसकी फॉर्म थी गोस, ही शीट के लिए। वैसे ही ईट एट इटन, ईट एट इटन, और यही ईट जो होता है ये ईट्स होता है ही शीट के लिए। उसी प्रकार से हैव हैड हैड, और यही हैव हैज होता है ही शीट के लिए। तो अब ये हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म निकली? फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस निकला? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो अब आ जाओ पीछे, देखो ध्यान से सुनना। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आया तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आया
तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ अकेला हैज हैव आ रहा है तो भी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब इफ के साथ जो हैज हैव है ना, अकेला हैज हैव भी सिंपल प्रेजेंट ही तो होता है। क्लियर हुआ? प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों सेम। यस सर, और प्रूफ हो गया? भी वही होगा। एग्जैक्टली। अब वो हेड वाला भी सिखाता हूँ, इसी में रिलेट कर देते हैं हेड को भी। अगर सोचो यहाँ पे हम हैव की जगह हेड लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर यहाँ हैव की जगह हेड लगा दें तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। क्लियर हो गई बात? सिंपल पास्ट। तो अब उसी प्रकार से आप इसको देखो तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो इफ के साथ सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस V1, तो इफ के साथ सिंपल पास्ट वुड प्लस V1। क्लियर हो गया लॉजिक? दोनों अच्छे से समझ में आ गया, राइट? ओके, अब वो इज़ेमार वास्पर ये भी Yes, बता sir. देता हूँ। जिसको अच्छे से आता है पहले से बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता उसके लिए बताता हूँ। वैसे तो आ जाना चाहिए, अगर आपने टेंस वॉइस पढ़ रखा है तो अब तक तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखो, दे आर पेंटिंग द वॉल और दे आर माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दे आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। और आपको इसकी फॉर्म याद है? जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो लिख लेना। इसकी फॉर्म ये होती है बी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म बीन, और यही भी हमारा होता है इज़ेमार। समझे? तो ये जो आर निकला, ये जो आर आया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ पे वापस। अरे पीछे चले गए। हाँ, यहाँ देखो, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट था तो विल शैल प्लस V1। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट था विल शैल प्लस V1। उसी तरीके से इफ के साथ इज़ेमार सिंपल प्रेजेंट है तो विल शैल प्लस V1। अब यहाँ पे इज़ेमार की जगह वॉज वर कर देते तो सिंपल पास्ट बन जाता है कि नहीं है? तो वही तो चीज हो गई। यानी इसका मतलब असल में देखें ना तो हमारे पास सिर्फ 3 रूल होते हैं क्लॉजेस कंडीशनल के, ये पहला, ये दूसरा और ये आखिरी तीसरा, बस। क्लियर हुआ? यस और नो? डन? यस सर। मौज कर सर दे। एक मिनट रहता है खत्म होने के लिए। हाँ हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी मैं आगे की बात बताऊंगा कि वर्क का ही क्यों यूज किया जाता है, मैं वो भी बताऊंगा। आप सर लिंक दोबारा से भेजोगे ना अभी? हाँ अभी भेज रहा हूँ, ये 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, चलो बचपन का भूलना मत, अभी भेजता हूँ आपको। वो पूछ रही है क्या बोलना है दीदी।